नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम 8th क्लास के जो चैप्टर हैं उनको कंप्लीट करवा रहे थे। उसी क्रम में आज हमारा लास्ट यानी कि छठा अध्याय है मानव संसाधन। ओके दोस्तों, उसकी एमसीक्यूज़ की सीरीज को हम आज आगे चालू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हमारा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप लोगों को यूपीएससी आईएएस के लिए एनसीईआरटी का कंटेंट हिंदी में उपलब्ध करवाता है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब किया गया था? 1985 में, 1975 में, 2000 में या 2012 में? तो दोस्तों, मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण अपन 1985 में किया गया था। ओके दोस्तों, एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था, और इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, जो आपका मानव संसाधन मंत्रालय है, इससे पहले इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। एक तारीख आप लोग इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिए दोस्तों, 25 सितंबर। कौन सी सितंबर दोस्तों? 25 सितंबर, यानी 25 सितंबर 1985। 25 सितंबर 1985 को शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके दोस्तों मानव संसाधन मंत्रालय रखा गया था। उसके बाद दोस्तों सन 2020 आई। सन 2020 में आपके मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके दोबारा आपका शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, मानव संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, संसाधन, मानव संसाधन यानी कि लोग, यानी कि ह्यूमन बींग्स खुद एक संसाधन है दोस्तों, क्योंकि वो प्राकृतिक संसाधनों को अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, अपने प्रौद्योगिकी के द्वारा अपने उपयोग के लिए उन संसाधनों का यूज़ करते हैं, उन्हें संसाधन के लिए तैयार करते हैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है। लोग प्रकृति की देन को अपनी आवश्यकताओं एवं योग्यताओं से संसाधन प्रभावित कर देते हैं। जैसा मैंने बताया आपको दोस्तों, अपनी आवश्यकताएं, जैसे दोस्तों लोगों को फर्नीचर की आवश्यकताएं, तो पेड़ों से लकड़ियां लेकर के वो अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार संसाधनों परिवर्तित कर देते हैं प्रकृति की देन को। देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य, शिक्षा, अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं दोस्तों। जैसे कि पहिए का विकास किया, पहिए का जो आज क्या है दोस्तों, परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधनों के रूप में पहिए का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, पहले मनुष्य ने क्या किया था? आग का आविष्कार किया। आग के बाद दोस्तों मनुष्य ने अपने कौशल से, अपने मस्तिष्क से, अपने ज्ञान का उपयोग करके उस आग से खाने बनाने की विद्या सीखी थी दोस्तों। आगे देखते हैं मानव संसाधन का वितरण। तो दोस्तों, मानव संसाधन का वितरण कहीं भी समान रूप से नहीं है, क्योंकि कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर कृषि योग्य भूमि है, कहीं पर कृषि योग्य भूमि नहीं है, विश्व में समान रूप से नहीं है। तो ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। अपने शैक्षिक स्तर जैसे कि आयु और लिंग में एक दूसरे से भिन्न है। बिल्कुल दोस्तों, किसी देश में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं पर कम पढ़े लोग हैं। अपने इंडिया में आप सब प्रकार के लोग देख सकते हैं दोस्तों। जनजातीय क्षेत्रों में लोग काफ़ी कम पढ़े लिखे हैं, जबकि हाई प्रोफाइल शहरों में दोस्तों लोगों का जो जीवन स्तर है वो काफ़ी सुधर चुका है। एजुकेशन में वो काफ़ी वेल एजुकेटेड लोग माने जाते हैं। जैसे कि केरल आपका, देखिए दोस्तों, उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, उपरोक्त सभी सत्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी बिंदु दिए गए हैं मानव संसाधनों के संदर्भ, वो सभी सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना दोस्तों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों। योजना का नाम पूछ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जन आवास योजना या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका विकल्प चौथा बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दोस्तों, ये योजना 2015 में शुरू की गई थी दोस्तों, और इसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना था, यानी कि रोजगार की क्षमता को बढ़ाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जिससे युवाओं को नौकरी पाने या अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल सके दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर चौथा, विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के कितने प्रतिशत भाग पर निवास करता है? तो दोस्तों, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी अपने सेकंड चैप्टर या दूसरे चैप्टर के अंतर्गत। पूरी विश्व यानी पूरी पृथ्वी की 90% जनसंख्या ओनली 30% भाग पर निवास करती है, यानी कि यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो सत्य है। थोड़ा दोबारा से एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ दोस्तों। पूरे विश्व की 90% जनसंख्या भी भूमि के 30% भाग पर रहती है। अब दोस्तों, बाकी का जो 70% भूभाग बचा,
70% भूभाग के बारे में और आप लोगों को बता देता हूँ। 70% भूभाग बचा दोस्तों या तो विरल है यानी कि वहाँ पर कोई नहीं रहता, या दोस्तों वहाँ मरुस्थल है, ओके दोस्तों, या रेगिस्तानी क्षेत्र है, पर्वत है, पठार है, ओके दोस्तों, इसलिए वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं या रहते ही नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 2/4 लोग निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में रहते हैं। दोस्तों सपोज करिए विश्व की कुल जनसंख्या अब 100 है, तो 100 का प्रतिशत फैलाया गया है कि विश्व की जो टोटली 100% जनसंख्या है उसके 2/4 लोग किस महाद्वीप में रहते हैं। दोस्तों 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% की बात कर रहा हूँ, यानी विश्व की कुल जनसंख्या 100%, उसके 2/4 लोग निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्रशांत द्वीप में, एशिया और अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, मध्य व दक्षिण अमेरिका में। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, विश्व की कुल जनसंख्या के 2/4 लोग आपके एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। कहाँ रहते हैं दोस्तों, एशिया और अफ्रीका में। और खाली एशिया की बात करें तो दोस्तों एशिया में 61% आपके व्यक्ति जो है लोग रहते हैं, यानी कि 61% जनसंख्या निवास करती है। पूरे विश्व की 61% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। और दोस्तों कुछ फैक्ट और हैं जो आप लिख लीजिए। देखिए, अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उस आप यूँ कह सकते हैं कि कुल जनसंख्या का 12% यूरोप में निवास करता है। कितने प्रतिशत निवास करता है दोस्तों, 12%। उसके बाद दोस्तों अफ्रीका की बात करें, कहाँ की दोस्तों, अफ्रीका। तो अफ्रीका में दोस्तों जनसंख्या का आपका 12% 12% अफ्रीका में आपका 13% निवास करता है दोस्तों। कितने प्रतिशत दोस्तों, 13%। ओके दोस्तों, अब अगर बात करें दोस्तों मध्य और दक्षिण अमेरिका की, तो यहाँ पर दोस्तों 8% निवास करता है। कितना दोस्तों, 8%। लिख लीजिए दोस्तों इस बात को, यह 8% निवास करता है, जनसंख्या का 8% यहाँ पर निवास करता है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप में बहुत ही कम जनसंख्या रहती है, यानी कि 1% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, यानी विश्व की कुल जनसंख्या की 1% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, विषुवत की किस दिशा में अधिक लोग निवास करते हैं। तो दोस्तों पहले तो आप ये समझ लीजिए कि विषुवत है क्या। देखिए, हमने पृथ्वी का नक्शा बनाया, पृथ्वी के नक्शे को हमने बीच में से काटा दोस्तों, बीच में से काटा तो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, तो इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, विषुवत रेखा। ओके दोस्तों, विषुवत रेखा के ऊपर की तरफ दोस्तों उत्तरी अक्षांश है और नीचे की ओर दोस्तों दक्षिणी अक्षांश है। अब ये पूछ रहा है कि विषुवत रेखा की किस दिशा में अधिक लोग निवास करते हैं, उत्तरी दिशा में, दक्षिणी दिशा में। देखिए क्या पहला ऑप्शन क्या, दक्षिणी दिशा में, उत्तर दिशा में, या दोनों तरफ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों विषुवत रेखा के उत्तरी दिशा में जीवन यापन के लिए इक्विपमेंट या सुविधाएं अधिक उपलब्ध हैं, इसलिए दोस्तों विषुवत रेखा के उत्तरी दिशा में अधिक लोग या अधिक जनसंख्या निवास करती है। देखिए प्रश्न नंबर 7 भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व, यानी कि भारत के विषय में पूछ रहा है ओनली। 380 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 281 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 1020 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों भारत की जनसंख्या औसत घनत्व आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या का समान वितरण, या जनसंख्या का समान वितरण, या पृथ्वी के पृष्ठ की एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को, या जनसंख्या वृद्धि को। तो देखिए दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या है, किसी एक क्षेत्र या एक इकाई क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उस लोगों के रहने वाली संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, किसी क्षेत्र में या प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और दोस्तों जनसंख्या घनत्व जो होता है आपका प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। कैसे किया जाता है दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या से। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। किसकी पूछ रहा है दोस्तों, संपूर्ण विश्व का। 61 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 210 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व आपका 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा आपको कैसे फैलाया जाता है। तो दोस्तों यदि किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है, कितना है दोस्तों, 100 वर्ग किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर है, और दोस्तों वहाँ आपके 1.5 लाख लोग रहते हैं। कितने रहते हैं दोस्तों, 1.5 लाख लोग वहाँ पर निवास करते हैं। तो हमें फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1.5 लाख लोग हैं, तो 1.5 लाख लोगों में किसका भाग देंगे दोस्तों, 100 का भाग देंगे।
हमने 100 का भाग दिया दोस्तों कि कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो हमारा 1500 निकला है कितना। तो हमें पता चल जाएगा दोस्तों कि 100 वर्ग किलोमीटर में हमारे 1500 व्यक्ति निवास करते हैं, या यूँ कह सकते हैं 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका इसका सही उत्तर आएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि दोस्तों विश्व में कहीं पर भी जनसंख्या समान रूप से नहीं रहती है, असमान वितरण है पूरे विश्व में जनसंख्या का। तो जैसे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? भौगोलिक कारक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है या आर्थिक है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल पहला, केवल दूसरा, तीसरा और चौथा, उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर आपके आर्थिक कारक हैं, जब व्यापार होगा वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी। संस्कृति यानी कि अपने सांस्कृतिक क्षेत्रों में लोग रहना अधिक पसंद करते हैं। सामाजिक कारक होते हैं, जैसे दोस्तों इजराइल जो है वो वहाँ पर यहूदी लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और मुस्लिम लोग एक कम्युनिटी क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों सामाजिक कारक या धार्मिक कारक भी होते हैं जो लोगों को रहने के लिए प्रभावित करते हैं। भौगोलिक कारक दोस्तों आपका समतल मैदान होगा और उपजाऊ मैदान होगा, लोग अधिक रहेंगे। मरुस्थल होगा और लोग कम रहेंगे। तो दोस्तों जनसंख्या प्रभावित करने वाले कारकों में यहाँ पर सारे ही कारक हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्रीफ देखते हैं। देखिए, भौगोलिक कारक दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया स्थलाकृति, जलवायु है, मृदा है, जल है, खनिज जैसे कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कारकों में दोस्तों धर्म आ जाता है और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान है, जैसे दोस्तों वाराणसी है, यरूशलेम है और वेटिकन सिटी जो अमेरिका के अंतर्गत है दोस्तों। ओके दोस्तों, सामाजिक कारक कौन सा है दोस्तों? दोस्तों जहाँ आवास की अच्छी सुविधा मिलेगी, एजुकेशन होगी, स्वास्थ्य होगा, वहाँ दो लोग अधिक रहना निवास करेंगे। जैसे कि दोस्तों हमारे भारत में पूर्णा जो है वहाँ पर उच्च जीवन इच्छा है दोस्तों, हॉस्पिटलिटी भी है, एजुकेशन भी है, आवास भी अच्छे हैं, तो लोग वहाँ ज़्यादा निवास करते हैं। आर्थिक कारक में देखिए दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जापान के ओसाका में भी औद्योगिक क्षेत्र है, तो लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। भारत में मुंबई बहुत घने बसे हुए क्षेत्रों के अंतर्गत आता है क्योंकि वहाँ उद्योग हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11वां, जनसंख्या वितरण के भौगोलिक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पर्वतों और पठारों में लोग कम रहना पसंद करते हैं। दूसरा, सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों क्योंकि लोग दोस्तों जहाँ अत्यधिक गर्म जलवायु होगी यानी कि टेम्परेचर गर्म होगा वहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि फसल वहाँ नहीं उग सकती, और जब अत्यधिक ठंडाई होगी दोस्तों वहाँ भी लोग वहाँ रहने से बचते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, देखिए मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है दोस्तों। मृदा जो होती है आपकी कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है, जिससे कृषि उत्पन्न होगी तो बढ़ती हुई जनसंख्या के उदर की पूर्ति आसानी से की जा सकेगी। जैसे कि दोस्तों भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, उसी प्रकार दोस्तों मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 14 देखते हैं। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से मिलता है, यानी कि दोस्तों पीने योग्य जल आसानी से मिलता है। जहाँ खारा पानी नहीं होता वहाँ लोग अधिक निवास करते हैं। खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र विरल बसे हुए हैं। दोस्तों ये पॉइंट गलत है आपका, खनिज निक्षेप जहाँ पर मिलते हैं वो क्षेत्र जो होते हैं वो अधिक घने बसे हुए होते हैं। ओके दोस्तों, जहाँ पेट्रोल निकल रहा है तो वहाँ लोग बाग धन प्राप्ति की इच्छा में वहीं पर ज़्यादा निवास करना पसंद करते हैं दोस्तों। तेल की खोज में लोग बाग आपके मध्य पूर्व में रहना पसंद करते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान है तो वहाँ भी लोग बाग अधिक रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपका 5वें नंबर का ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 12वां, विश्व के सबसे विरल यानी कि सबसे कम बसे हुए क्षेत्र है गंगा के मैदान, एंडीज, एल्पास और हिमालय। दोस्तों गंगा का मैदान तो सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है, बाकी की जो 3 दे रखे हैं वो आपके कम से कम यानी कि विरल बसे हुए क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर देखते हैं उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा या केवल चौथा। तो दोस्तों यहाँ पर केवल पहला आपका विकल्प ऐसा है क्योंकि वो बहुत अधिक बसे हुए क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 13वां, वर्षों की संख्या यानी कि ईयर, काउंटिंग ऑफ ईयर यानी कि वर्षों की संख्या जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है, जीवन प्रत्याशा कहलाती है, जीवन आनंद कहलाती है। तो दोस्तों जीवन आनंद तो LIC की पॉलिसी का नाम है। ओके दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ आपको, काउंटिंग ऑफ ईयर यानी कि औसत व्यक्ति के जीवित रहने की जो इच्छा वो जीवन प्रत्याशा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? जीवन प्रत्याशा के अंतर्गत। नॉर्मल शब्दों में ये समझ सकते हैं, किसी निश्चित वर्ष में पैदा हुए व्यक्ति के जीवित रहने की औसत आयु आपकी जीवन प्रत्याशा कहलाती है।
जो उस समय मौजूद मृत्यु दर के आधार पर अनुमानित की जाती है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए प्रश्न नंबर 14वां, विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए कि 1804 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। उसके बाद 1959 में दोस्तों विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो गई थी, यानी कि बढ़ रही थी। और 1999 में दोस्तों विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। दोस्तों जनसंख्या का इस प्रकार से दोगुना बढ़ना, ये आपका जनसंख्या विस्फोट की श्रेणी में आता है। ओके दोस्तों, अब देखिए 1800 में विश्व की जनसंख्या, दोस्तों 1800 में विश्व की जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसको मैंने ब्रीफ भी किया दोस्तों। देखिए दोस्तों 1800 में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी दोस्तों? बच्चे जन्म तो पैदा तो हो रहे थे, परंतु दोस्तों मृत्यु दर ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो स्वास्थ्य की सुविधाएं थी वो नहीं थी। तो देखिए दोस्तों बच्चों की संख्या, बच्चे जन्म लेते थे लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पर उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी दोस्तों, भोजन भी उपलब्ध नहीं था, और दोस्तों पूरा करने के लिए उत्पादन के जो सक्षम नहीं थे, यानी कि उतनी फसल उगा सके जिससे लोगों की उदर की पूर्ति की जा सके। तो परिणाम स्वरूप क्या होता था दोस्तों? जनसंख्या बहुत कम रहती थी। अब देखिए दोस्तों जनसंख्या कभी भी स्थिर नहीं रहती, वह सत्य है, हमेशा परिवर्तनशील रहती है। ऐसा वास्तव में क्यों होता है दोस्तों? ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 15वां, प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, या प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को। तो दोस्तों प्राकृतिक वृद्धि दर आपकी एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को कहा जाता है। अब दोस्तों प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं? जन्म दर। लिख लेना दोस्तों, जन्म दर कह देते हैं हम। ओके दोस्तों, अब दोस्तों देखिए प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को हम लोग कह देते हैं मृत्यु दर। लिख लेना दोस्तों, मृत्यु दर कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों? मृत्यु दर। ओके दोस्तों, अब देखिए किसी क्षेत्र विशेष में आने जाने वाले लोगों को क्या कहता है? तो दोस्तों ये जो आने जाने वाले लोगों को प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रवास। इन पॉइंटों को दोस्तों आप लोग लिख लेना, क्या चीज़ क्या कहलाती है? प्रवास कहलाती है। अब थोड़ा सा प्रवास को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आवागमन करना प्रवास कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक तो आंतरिक प्रवास और बाहरी प्रवास। आंतरिक प्रवास में क्या होता है दोस्तों? एक ही देश के अंतर्गत आना जाना, एक ही क्षेत्र के भीतर आना और जाना। और बाहरी प्रवास यानी कि एक क्षेत्र को छोड़ करके चले गए, एक देश को छोड़ करके चले गए, वो बाहरी प्रवास कहलाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 16, देश में आने वाले लोगों को कहा जाता है अप्रवासी, उत्प्रवासी, प्रवासी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो लोग देश में आते हैं बाहर से, उन लोगों को अप्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अप्रवासी। तो दोस्तों ये वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। अब दोस्तों उत्प्रवासी के विषय में भी आप लोगों को बता देता हूँ। उत्प्रवासी दोस्तों जो देश को छोड़ करके जाते हैं, वो लोग होते हैं जो हमारे देश को छोड़ करके जाते हैं। अब दोस्तों प्रवासी शब्द से तो उम्मीद है आप लोग जानते होंगे, प्रवासी भारतीय शब्द आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। तो दोस्तों ये वे व्यक्ति होते हैं दोस्तों जो किसी काम या बेहतर जीवन की लालसा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। विशेष रूप से दोस्तों ये अपने मूल स्थान से बाहर जाते हैं, और जिनका अपने मूल जो आमतौर पर लौटने का इरादा होता है, यानी कि अपने जन्म स्थान पर लौटने का इरादा होता है। या यूँ कह सकते हैं दोस्तों जो अस्थायी तौर पर किसी दूसरे देश या स्थान में रहते हैं, जो रोजगार, व्यापार, अध्ययन के लिए भी जा सकते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 17वां, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्त्री पुरुषों की संख्या, आयु वर्ग, शिक्षित होने का आंकड़ा, आय, इनकम और स्वास्थ्य। तो देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल कथन पहला व दूसरा, केवल तीसरा व चौथा, केवल चौथा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जनसंख्या संगठन में आपके पुरुषों और स्त्रियों की संख्या भी काउंट होती है, आयु वर्ग भी काउंट होता है, और उनके शिक्षित होने का आंकड़ा भी देखा जाता है, उनकी आय कितनी है ये भी देखा जाता है, और स्वास्थ्य के क्या साधन है ये भी देखा जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका घा विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18वां, जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि, यानी कि किस प्रकार से इसका अध्ययन किया जा सकता है, वो रुचिकर विधि कौन सी है? जनसंख्या पिरामिड,
जनगणना करना, जनसंख्या वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की सबसे रुचिकर यानी कि इंटरेस्टेड विधि जनसंख्या पिरामिड को माना जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए जनसंख्या पिरामिड का दूसरा नाम दोस्तों आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं इसको। जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है दोस्तों? कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है दोस्तों, अर्थात दोस्तों 5 से लेकर के 9 वर्ष, 10 से लेकर के 14 वर्ष तक में ये पिरामिड बनाया जाता है। और दोस्तों कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग विभाजित किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है, ट्राइंगल होता है दोस्तों। पिरामिड आप जानते हैं ट्राइंगल होता है। उसके अंतर्गत उस देश में यानी किसी भी देश का आंकड़ा दिया जाता है कि वहाँ पर कितने कितने एज के कितने कितने व्यक्ति हैं, कुछ इस प्रकार का आंकड़ा उनका अपने आंकड़ों के अकॉर्डिंग पिरामिड बनता जाता है। मैंने लास्ट में पिरामिड समझाने के लिए आप लोगों को लगाएंगे, वो आप देखिएगा। देखिए जनसंख्या पिरामिड में आश्रित लोगों की संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी कि जो आश्रित लोग हैं। देखिए युवाओं पर आश्रित लोग कितने हैं, ये पूछ रहा है प्रश्न आपसे कि युवाओं पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 15 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं वो युवा आश्रित लोगों के अंतर्गत आते हैं। अब वृद्ध आश्रित लोगों की जो आयु है वो कितनी है? तो दोस्तों 65 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं वृद्ध आश्रित लोग हैं। अब दोस्तों कार्यरत आयु वर्ग के लोग कौन से? 15 वर्ष से आयु से लेकर के 65 वर्ग तक के जो लोग हैं वो कार्यरत आयु वर्ग के लोगों के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों ये वो लोग हैं जो आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में इन्हें रखा गया है। ओके दोस्तों, और दोस्तों वृद्ध आश्रित लोगों के बारे में बता देता हूँ। 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के होते हैं, आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, यानी किसी दूसरे पर आश्रित यानी कि वृद्ध लोग। दोस्तों देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर पिरामिड लगाया समझाने के लिए, केन्या का पिरामिड लगाया है। तो देखिए दोस्तों इस पिरामिड में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। आप देख सकते हैं जन्म और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। नीचे चौड़ा और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं नीचे किस प्रकार से चौड़ा है और ऊपर जो है तीव्रता से सकरा आपका होता हुआ जा रहा है। पुरुष और स्त्री दोनों की दिखाया जा रहा है इसमें। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं और उनमें से अधिकतर की शैशव काल में मृत्यु हो जाती है, इसलिए नीचे की तरफ चौड़ा और ऊपर की तरफ कम हो रहा है। और दोस्तों ऐसा किस लिए? हॉस्पिटलों की कमी की वजह से कुछ बच्चे दोस्तों बड़े ही नहीं हो पाते। तो दोस्तों जो केन्या है वहाँ पर लोगों की जो वृद्धि दर है बहुत कम है। ओके दोस्तों, हाँ वृद्ध लोग भी आपके बहुत कम हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत का पिरामिड देखते हैं दोस्तों, अपने इंडिया का पिरामिड। तो दोस्तों भारत में क्या है दोस्तों, भारत में छोटे बच्चों की मृत्यु दर कम है और युवा लोगों का पिरामिड आप लोग देख रहे चौड़ा है। देखिए एज वर्ग देख लीजिए, एज वर्ग ये तो आपके छोटे आयु के एज वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, ये आपके युवाओं के एज वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, ये बुजुर्गों के एज वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। तो देखिए दोस्तों भारत में जो युवाओं का जो एज वर्ग है वो काफ़ी चौड़ा है, यानी कि युवा लोगों का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि बच्चे प्रौढ़ावस्था तक जीवित रह रहे हैं। यानी कि 64 साल जो उम्र बताई गई है 65 और 69 तक, इस उम्र तक यहाँ पे प्रौढ़ावस्था तक बच्चे जीवित रह रहे हैं। अब जापान का देखिए, जापान का पिरामिड दोस्तों मैं बता देता हूँ, जापान का पिरामिड सकड़ा है। आप लोग देख पा रहे हैं जापान के पिरामिड को, कहीं से चौड़ा कहीं से सकड़ा, विभिन्न आयु वर्ग में आप लोग इस पिरामिड को देख सकते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि यह जन्म दर कम है, क्योंकि जो शिशु जन्म दर है यानी बच्चे पैदा होते हैं वो कम होते हैं, और मृत्यु दर भी कम है यानी कि मरते भी लोग कम है, जिसके कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। ओके दोस्तों, कहाँ तक पहुंच जाते हैं? जिसके कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ।